हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन. सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिसिटी. लेट अस सी. पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि रेगुलर वेरिएशंस, रेगुलर रेपिटेशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ एलिमेंट इन अ ग्रुप और इन अ पीरियड इज नोन एज पीरियोडिसिटी. रेगुलर regular variations in the properties of an element is known as periodicity. अब देखो पीरियोडिसिटी में रेगुलर वेरिएशंस क्यों आती हैं? These regular variations are observed due to similarity in the electronic configurations in their respective groups. जो ग्रुप्स में क्या होगा? In groups because of सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. अब देखो ग्रुप्स के अंदर इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को फर्दर डिटेल में डिस्कस करने से पहले अपन एक ग्रुप सेकंड पीरियड जो एलिमेंट्स होंगे, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स आर नोन एज ब्रिजिंग एलिमेंट्स. इनको हम ब्रिजिंग एलिमेंट्स बोलते हैं. दे आर नोन एज ब्रिजिंग एलिमेंट्स. क्यों बोलते हैं इनको ब्रिजिंग एलिमेंट्स? बिकॉज दे फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप. फॉर्म्स ब्रिज विथ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज ब्रिजिंग एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास लिथियम है, फिर लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, सोडियम. तो ये लिथियम ऐसे डायगोनली ब्रिज बना रहा है इन दोनों के बीच में. इसलिए जैसे ये लिथियम हो गया सेकंड पीरियड एलिमेंट. फर्स्ट पीरियड में तो अपने पास दो ही एलिमेंट आएंगे, हाइड्रोजन और हीलियम. तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ ब्रिज बनाता है. इसी तरीके से बेरिलियम का नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा एल्यूमिनियम. तो इस तरीके से इन एलिमेंट्स को हम ब्रिजिंग एलिमेंट्स बोलते हैं बिकॉज दे फॉर्म अ ब्रिज विद द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स. थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को हम टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं. थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर नोन एज टिपिकल एलिमेंट्स. इनको क्यों बोलते हैं बेटा टिपिकल एलिमेंट्स? बिकॉज दे रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ द अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप. बिकॉज उनके ग्रुप के अदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेंगे. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को हम टिपिकल एलिमेंट्स भी बोलेंगे. अब देखो जो ये हम ब्रिजिंग एलिमेंट्स बोलते हैं, ऐसा क्यों होगा? ये इसमें ऐसे रिलेशनशिप क्यों शो करेंगे? इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशन. तो डायगोनली जैसे हमने ये बोला कि ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर आएंगी. तो ग्रुप में सिमिलर आएंगे तो लिथियम के ग्रुप मेंबर हो गया नेक्स्ट सोडियम. तो सोडियम की प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, लेकिन लिथियम यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ सिमिलैरिटी शो करेगा. तो वो डायगोनल रिलेशनशिप होती है ड्यू टू अपोजिंग नेचर ऑफ द ट्रेंड्स इन देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर जो टॉप टू बॉटम कोई ट्रेंड होगा अपना, वो लेफ्ट टू राइट, जैसे टॉप टू बॉटम कोई भी प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो लेफ्ट टू राइट वो कम होगी, लेफ्ट टू राइट कम होगी तो टॉप टू बॉटम बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट ज्यादा होगी तो टॉप टू बॉटम कम होगी. इस तरीके से आएंगी. तो उन अपोजिंग नेचर ऑफ ट्रेंड्स की वजह से डायगोनल रिलेशनशिप इज ऑब्जर्व्ड. डायगोनल रिलेशनशिप इज ऑब्जर्व्ड observed in second period elements due
ड्यू टू opposing nature of trends in the periodic properties. देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन एटॉमिक साइज का। तो एटॉमिक साइज जैसा कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम क्या होती है अपनी, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है। तो देखो अपोजिंग नेचर हो गया नहीं, तो डायगोनली कुछ सिमिलैरिटीज आ जाती है। देखो यहाँ से टॉप टू बॉटम साइज बढ़ी, लिथियम से सोडियम की बढ़ी, इसका मतलब सोडियम विल बी मच लार्जर देन लिथियम। लिथियम से बेरिलियम तक साइज कम हुई, इसका मतलब बेरिलियम विल बी स्मॉलर देन लिथियम। लेकिन बेरिलियम से मैग्नीशियम तक तो टॉप टू बॉटम ग्रुप का ट्रेंड लगेगा, साइज इंक्रीज होगी। तो साइज इंक्रीज होगी तो इनकी साइज जो क्रॉस साइज जो है इनकी लगभग सिमिलर हो जाएगी, उनकी आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई। तो एग्जैक्ट तो नहीं हो सकती वो सिमिलर होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर सिमिलैरिटीज आ जाएंगी। तो इसकी वजह से डायगोनल रिलेशनशिप ऑब्जर्व होगी इन द, और इसलिए दैट इज व्हाई दीज एलिमेंट्स आर नोन एज ब्रिजिंग एलिमेंट्स। अब देखो उसके बाद एक नेक्स्ट टर्म आती है अपने पास एनामलस बिहेवियर। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स एनामलस का मतलब कुछ हटके डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे। तो ग्रुप में जैसे हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी ड्यू टू सिमिलैरिटी इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है, उनकी वजह से जो प्रॉपर्टीज होंगी। तो एनामलस बिहेवियर जो होगा सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स एनामलस बिहेवियर मींस डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम द रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स। तो वो क्यों शो करते हैं, देखो बिकॉज फर्स्ट एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के अंदर डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, वेरी स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी उसकी हाई होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे कि ये इनकी सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की बिल्कुल अदर ग्रुप एलिमेंट से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। दैट इज व्हाई देयर बिहेवियर विल बी डिफरेंट अमंग द ग्रुप। देखो अपने पास सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी इट इज द वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो कितने अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है, वो उसकी वैलेंसी होगी। तो इसके अंदर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स यूज करेंगे हम। ओल्ड कंसेप्ट, इट वाज गिवन बाय फ्रैंकलैंड। ये ओल्ड कंसेप्ट बताता है विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और हेलोजन। ओल्ड कंसेप्ट में फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और हेलोजन, हाइड्रोजन और हेलोजन की वैलेंसी क्या होगी बेटा, इसमें 1 होगी। तो इसके रेस्पेक्ट में बताएंगे हम किसी भी एलिमेंट की। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 की जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड MH बनाएगा, हाइड्राइड MCl बनाएगा। तो देखो ग्रुप 1 की वैलेंसी कितनी हुई, एक के साथ कंबाइन हो रहा है, तो मतलब एक ही हाइड्रोजन के साथ एक ही क्लोरीन के साथ, दोनों के रेस्पेक्ट में वैलेंसी कितनी है 1। तो ग्रुप 1 की भी वैलेंसी कितनी होगी 1। सेकेंड ग्रुप ऐसे बनाएगा हाइड्राइड MH2,
एलाइड MCl2, तो इसमें वैलेंसी कितनी होगी, 2 के साथ कंबाइन हो रहा है तो 2। थर्ड ग्रुप MH3 MCl3, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 3। इसको थर्ड और 13th ग्रुप बोलेंगे अपन। 13th ग्रुप से ये उसके बाद 14, 15, 16, 17, 14th ग्रुप है। जो 14th ग्रुप बनाएगा अपने पास MH4 टाइप हाइड्राइड्स और हैलाइड्स बनाएगा MCl4। 15th ग्रुप MH3 और MCl3, तो देखो 3 के साथ कंबाइन हो रहा है 3 क्लोरीन के साथ, तो इसके रेस्पेक्ट में 4, 3। यहाँ पे MH2 MCl2, तो इसके रेस्पेक्ट में कितनी होगी वैलेंसी इसकी 2। ग्रुप 17 में MH MCl, तो MH और MCl के अंदर कितनी होगी वैलेंसी, यहाँ पे एक एक के साथ कंबाइन हो रहा है तो 1। तो इसके रेस्पेक्ट में अपन वैलेंसी को प्रेडिक्ट करेंगे, ये विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। सेकंड है अपने पास विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हम 2 लेंगे वैलेंसी, वैलेंसी विल बी 2। तो जैसे फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप ऑक्साइड बनाएगा M2O, तो एक ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में 2 है तो 2 मेटल की 2, तो एक मेटल की कितनी हुई वैलेंसी यहाँ पे 1। मतलब जितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे मेटल के साथ वही उसकी वैलेंसी। तो यहाँ पे 2 मेटल के साथ एक ऑक्सीजन है तो 2 वैलेंसी, तो एक मेटल की वैलेंसी कितनी हुई 1। यहाँ पे दूसरा मेटल है अपने पास, जैसे MO टाइप ऑक्साइड है, तो MO एक ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में 2 वैलेंसी, तो यहाँ पे कितनी होगी इसकी मेटल की वैलेंसी 2। M2O3, M2O3 देखो N2O3, तो एक ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में 2, 3 के रेस्पेक्ट में 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 कितनी आ गई इसमें 3। MO2 4, M2O5 5, MO3 6, M2O7 7। So this is how we will predict the different valencies with respect to hydrogen, halogen or oxygen. So this was the old concept to predict the valency of an element. Now B is the new concept. New concept to predict the valency. देखो इसमें वैलेंसी अपने पास जो भी ग्रुप का नंबर है, अपने पास ग्रुप का नंबर है, इसमें जैसे फर्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगी 1 to 4 तक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्रुप 1 to 4 और ग्रुप 1 to 4 और वी कैन से 1 to 13, 14. Now with respect to 15, 16, 17, 18, valency will be equal to 8 minus वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कम कर देंगे। जैसे ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम है अपने पास तो सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी 1। मैग्नीशियम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो वैलेंसी 3। उसके बाद सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो वैलेंसी 4। तो देखो ये 13th ग्रुप से हो गया, ये 14th ग्रुप से हो गया अपने पास। तो ग्रुप के नंबर पे जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके बराबर। अब देखो 15th ग्रुप में फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, तो 8 minus 5 कितनी आ गई इसमें 3। फिर उसके बाद सल्फर 8 minus वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो वैलेंसी कितनी आ गई 2। क्लोरीन 8 minus 7 वैलेंसी विल बी 1। क्लोरीन के बाद आर्गन 8 minus 8 वैलेंसी विल बी 0। तो नोबल गैसेस का आउटर मोस्ट शेल क्या होता है फुल्ली फिल्ड होता है। तो फुल्ली फिल्ड होता है ना तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ना लूज करेंगे, ना शेयर करेंगे कुछ भी, बिकॉज देयर ऑक्टेट इज ऑलरेडी कंप्लीट। तो उनकी वैलेंसी नोबल गैसेस की क्या बोल सकते हैं हम 0 विल बी द वैलेंसी फॉर नोबल गैसेस।
So this is how we will predict the valency of different elements. Now the second periodic property is एटॉमिक रेडियाई. देखो एटॉमिक रेडियाई को डिस्कस करने से पहले अपन सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई मतलब इट इज द रेडियस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम. रेडियस ऑफ इट इज द डिस्टेंस. एटॉमिक रेडियाई इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल. न्यूक्लियस से लेके आउटरमोस्ट शेल तक के डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियाई. अब एटॉमिक रेडियाई क्या है? अपने पास एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियाई इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियाई. व्हाई? बिकॉज एटॉमिक रेडियाई की एग्जैक्ट वैल्यू हम इसलिए डिटरमाइन नहीं कर सकते. तो एक तो अपने को एक एटम को आइसोलेट करना ही बहुत मुश्किल है. एटम बहुत स्मॉल है तो उस स्मॉल एटम को अलग से करना बहुत मुश्किल है. फिर जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जैसा हमने डिस्कस किया एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स, एस पी डी एफ, तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है तो वो इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री मिलने की एग्जैक्ट नहीं है. तो दैट इज वाई एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेडियाई कैन नॉट बी डिटरमाइन. तो वो हम बॉन्डेड स्टेट में डिटरमाइन करेंगे उसकी रेडियाई. एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड. पहला क्या होगा? बिकॉज आइसोलेशन ऑफ एटम एक एटम को आइसोलेट करना डिफिकल्ट है अपने लिए. सेकेंड क्या बोल सकते हैं हम कि द बाउंड्री सरफेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट डेफिनेट. बाउंड्री और रीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट डेफिनेट. वो अपने पास डेफिनेट नहीं है, इसलिए अपन एग्जैक्ट जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी को अपन प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज द एटॉमिक रेडियाई की, इसलिए अपन एटॉमिक रेडियाई को बॉन्डेड स्टेट में प्रेडिक्ट करेंगे. एटॉमिक रेडियाई को हम बॉन्डेड स्टेट से कैलकुलेट करेंगे. अब एटॉमिक रेडियाई के अंदर डिस्कस करने से पहले इसके अंदर एक टर्म आती है स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट. देखो स्क्रीनिंग और शील्डिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ये अपने पास एक न्यूक्लियस है और ये इसमें डिफरेंट शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी है ऑर्बिटल्स के अंदर. तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है. तो इन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्शन. तो द रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएटेड बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट. अब देखो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द साइज ऑफ एन एटम.
जब इनमें आपस में रिपल्शन होगा, इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये सेल आउटर मोस्ट सेल को जब रिपेल करेगा तो वो आउटर मोस्ट सेल बाहर की तरफ जो रीजन है इलेक्ट्रॉन्स का, वो प्रोबेबिलिटी जो फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स का जो रीजन है वो बाहर की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा। तो बाहर की तरफ एक्सटेंड होगा तो नेट जो साइज ऑफ एटम है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएटेड बाय द इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। Repulsions created by the inner cell electrons on the outermost cell electrons। बाहर वाले सेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो रिपल्शंस क्रिएट करेंगे कौन? इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, इज नोन एज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। So what will be the consequence of this shielding effect? So due to repulsions, the atomic size, the region of electrons will extend outwards, hence the atomic size increases. ये है अपने पास शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये बेटा अपन कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्लेटर कांस्टेंट्स। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिग्मा का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा इज कैलकुलेटेड बाय स्लेटर कांस्टेंट्स। तो ये जो स्लेटर कांस्टेंट है अपने पास, ये आउटर मोस्ट nth सेल इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू होगी अपने पास, nth सेल इलेक्ट्रॉन के लिए होगी 0.35, n-1 के लिए जो वैल्यू होगी 0.85, n-2 एंड सो ऑन, n-2 एंड सो ऑन, मतलब और अंदर वाले सेल्स के लिए इसकी वैल्यू होगी 1.0। और अगर अपने पास 1s आता है, 1s ऑर्बिटल ही आउटर मोस्ट है, तो उसके लिए 0.1s के लिए 3.0 यूज करेंगे हम। ये स्लेटर कांस्टेंट्स की वैल्यूज है। अब इससे जो अपने पास नेट जेड इफेक्टिव निकालेंगे। देखो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्शंस होगा तो लेकिन सेंटर में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स है, तो प्रोटॉन्स क्या करेंगे? इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में बाहर की तरफ मूव करेंगे। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें होगी दोनों। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब इस न्यूक्लियस की वजह से तो साइज कम होगी, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस के अंदर इन दोनों में आपस में रिपल्शंस की वजह से, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से साइज क्या होगी? ज्यादा होगी। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो अपने को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी विल कैलकुलेट द नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट मतलब कि न्यूक्लियस पावरफुल होगा। ये एक तरीके से आप ऐसे समझ लो, ये वो टग ऑफ वॉर वाला गेम है। तो रस्से को खींच रहे हैं अपन, एक साइड में 11 आदमी है और दूसरी साइड में भी 11 आदमी है, बराबर ताकत है सबकी, तो रस्सा कहीं भी मूव नहीं करेगा। अब जिधर ताकत ज्यादा वो उधर ही मूव करेगा। तो द सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ दिस एटम। इसके अंदर हम इसको अप्लाई करेंगे। उसको हम जेड इफेक्टिव की टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है नेट चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, नेट चार्ज, और जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड इज द न्यूक्लियर चार्ज,
न्यूक्लियर चार्ज विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, तो प्रोटॉन्स जितने भी होंगे वो न्यूक्लियर चार्ज के बराबर होगा, और सिग्मा की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए। तो देखो जैसे अपने पास सोडियम लेते हैं अपन, तो सोडियम के लिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ये देखो 3s1 ये अपने पास NH सेल हो गया बाहर वाला सबसे, 2s और 2p ये क्या हो गया n-1, और ये 1s2 क्या हो गया n-2। अब अपने को सिग्मा की वैल्यू निकाल ली, तो देखो जिस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा उस इलेक्ट्रॉन को आप लीव कर दें, तो ये 3s1 का इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा, तो इसको आप हटा दें, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना है जिसके ऊपर रिपल्शंस क्रिएट करेंगे और नेट मैग्नीट्यूड अपन सिग्मा का कैलकुलेट करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को एक को छोड़ देते हैं, तो सिग्मा की वैल्यू अपने पास होगी सिग्मा का n-1 के लिए स्लेटर कांस्टेंट कितना था 0.85 इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें 8 प्लस n-2 के लिए n-2 2 इलेक्ट्रॉन और स्लेटर कांस्टेंट कितना था 1, तो 1.0 इनटू 2, तो नेट सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई 6.80 प्लस 2, दिस विल गिव यू 8.8। ये आ गया अपने पास सिग्मा। अब जेड इफेक्टिव निकालना है, तो यहां से जेड इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा, सोडियम में न्यूक्लियर प्रोटॉन्स कितने 11, तो 11 माइनस 8.8, दिस विल गिव यू द सिग्मा माइनस 8.8, तो दिस विल गिव यू 2.2। सो अब देखो मैग्नीशियम के लिए कैलकुलेट करते हैं अपन, मतलब व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द साइज और ग्रुप और एटम। देखो मैग्नीशियम के अंदर पीरियड में और उसके अंदर ग्रुप में क्या साइज के अंदर इम्पैक्ट होगा। मैग्नीशियम के लिए हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2, तो ये आउटर मोस्ट शेल हो गया मैग्नीशियम का nth, ये हो गया n-1 और ये n-2, तो सिग्मा की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है अपने को। तो देखो जिस इलेक्ट्रॉन को लेना है उसको लीव कर दो आप, तो एक इलेक्ट्रॉन को लीव कर देते हैं यहाँ से, तो उसके लिए अपन आउटर मोस्ट शेल के लिए क्या था 0.535 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1। अब देखो 0.35 प्लस 6.8 प्लस 2, this will give you sigma will give you 9.15। अब देखो यहाँ से जेड इफेक्टिव निकालना है, इसके लिए जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना हो गया इसके ऊपर 12 माइनस सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई 9.15। दिस विल गिव यू 2.85। अब ये देखो Z इफेक्टिव अपने पास आ गया 2.85, और मैग्नीशियम के अंदर ये सोडियम में Z इफेक्टिव कितना आया था 2.2। इसका मतलब Z इफेक्टिव जब हम सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ मूव किया हमने पीरियड के अंदर, तो सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ मूव किया तो Z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ गई या घट गई, इसके अंदर बढ़ गई। Z इफेक्टिव का मतलब नेट चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीज हुआ, तो नेट चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर इंक्रीज हुआ, तो ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस क्या होगा इंक्रीज होगा। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अब देखो अपन ग्रुप में बात करते हैं, देखो बेटा जैसे अपन ने सोडियम के लिए कैलकुलेट किया, सोडियम के लिए अपने पास जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या आई 2.2। अब अपन फॉर एग्जांपल लिथियम के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो लिथियम की 1s2 2s1 ये होगी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हो गया nth और ये हो गया n-1। तो जब nth के लिए 0.35 और n-1 के लिए क्या हो गया 0.85,
तो ये अपने पास जिस इलेक्ट्रॉन पे निकालना है उसको छोड़ देंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम लीव करते हैं एक को, तो कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा बराबर हो गया 2 इंटू 0.85, तो ये हो गया अपने पास 1.7। तो जेड इफेक्टिव कितना आ गया? जेड इफेक्टिव ऑफ लिथियम 3 माइनस 1.7, दिस विल गिव यू 1.3। अब देखो ये 1.3 है किसके लिए? लिथियम के लिए। सोडियम के लिए कितना था? 2.2। तो देखो जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू ग्रुप में टॉप टू बॉटम हम चल रहे हैं, तो इसमें क्या हुई? इंक्रीज होगी। अब उसके बाद देखो सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के लिए कैलकुलेट करनी है, तो पोटेशियम के लिए कैलकुलेट करेंगे तो के की कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो ये अपने पास आउटर मोस्ट हो गया nth n-1 और ये n-2। तो nth को छोड़ देंगे अपन इसमें, nth को एक छोड़ देते, n-1 के लिए वैल्यू कितनी होगी? 0.85 इंटू 8 प्लस नाउ टोटल इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए 10 इंटू 1, तो ये अपने पास आ गया 6.8 प्लस 10, दिस विल गिव यू 16.8। तो